आपने आपके अदालत पे लाके बिठा दिए। लोगों को आप छोड़ दिए और बड़े बड़े लोगों को अगर बस सीधे तौर पे नाम लूँ तो प्यारे खान साहब से बहुत ज़्यादा करीबी हो गई आप। इतना बड़ा आदमी अगर हमको अपने करीब बिठाए या वैल्यू दे, काम दे, काम की जरूरत ही नहीं है। बोलो ना सीधा सीधा। मैं अच्छा खासा मेरा चल रहा है सब चीज़ें। जैसे आपका चैनल और ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई इंडस्ट्री में सिर्फ मैं बने रहूँ, इंडस्ट्री में ताज मीडिया बने रहो। मैं आपकी नज़र में आज की तारीख में कव्वाल कौन है? अंदर मैं मेन चीज़ें मानता हूँ 11 लाख के पीछे, अच्छा ताज मीडिया के चलने के पीछे वो है कर्म। ओके, आप मेहनत कितनी भी कर लो, टैलेंट कितना भी हो आपके अंदर में, जब तक के कर्म नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। और दुआ है माँ बाप, इसलिए गाना उठा ले रहे हैं, वो डिमांड है, गा दे। वो पब्लिक डिमांड है। तो भाई कव्वाली को कव्वाली जैसे रखो ना। देख वो पब्लिक डिमांड है। पब्लिक बोल रही है कि क्या मैं ये अल्फाज यूज़ करूँ, पब्लिक अगर कुछ बोल रही है और तो कव्वाल को वही करना है, ऐसा नहीं है। देखिए आज की जनरेशन को कव्वाली पे मेंटेन करना या कव्वाली सुनने पे मजबूर करना, क्या लगता है आपको? क्या वाकई आज की जनरेशन कव्वाली सुन रही है? कुछ उल्टा सीधा काम करना रहता तो अभी तक ताज मीडिया के 5 मिलियन आराम से हो जाते हैं। और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ताज मीडिया पे हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया आज तक। जैसे कव्वाली जो लोग सुनना पसंद करते थे या कव्वाली के जो शौकीन होते थे, लेकिन आज कव्वाली सिर्फ एक मनोरंजन बन के रहेगी। जब तक वो बजेगा नहीं, लोग झूमेंगे नहीं, लोग नाचेंगे नहीं, जब तक ये कव्वाली नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कव्वाली की जो रूह थी वो खत्म होती जा रही है? कितना पैसा यूट्यूब से मंथली कमा लेते हैं आप? यूट्यूब में इतना पैसा है, बहुत पैसा है, मैं बता नहीं सकता इतना। यार ऐसा मत बोल, थोड़ा सा अमाउंट बता दो हमारे दर्शक। जो पर्दे की पीछे की बात है वो पर्दे की पीछे। तो अभी तो मैंने कम से कम 2000 वीडियो में स्ट्राइक लगे, 2000 नहीं सॉरी 20,000 वीडियोस पे स्ट्राइक लगा। लगाए हो? हाँ देना पड़ेगा ना। जिस चीज से दर्द मिले, ये कव्वाली है, गजल है? ये तो गजल है, गीत है। ये स्टेज पे गा के ये लोगों को नचा रहे हैं, ये दरबार के सामने गा रहे हैं। ये पब्लिक सुनना चाहती है, ये आप पब्लिक को बोलो, ऑर्गेनाइजर्स को बोलो। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ के एक नए पॉडकास्ट में। जिस तरह से इसके पहले हमने आपको दिखाया, हम पॉलिटिकल हो, कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी, सभी को अपने स्टूडियो बुलाकर एनजीपी न्यूज़ में एक पॉडकास्ट कर रहे हैं उनकी जर्नी को लेकर, उनकी सक्सेस स्टोरी को लेकर, और काफ़ी कुछ पर्सनल, कंट्रोवर्शियल और बहुत कुछ इसके पहले आप देख चुके हैं। तो उसी तरह से आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जिसके बारे में मैं बताऊं, जो ज़ीरो से जिन्होंने कव्वाली का चैनल शुरू किया, आज माशाल्लाह 11 लाख सब्सक्राइबर उनके हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूं ताज मीडिया की। और ताज मीडिया से हमारे साथ है सिप्तैन रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन भाई, आपने इनवाइट किया मुझे अपने स्टूडियो में। काफ़ी कुछ सिप्तैन भाई से आज बात करने वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। काफ़ी कुछ जो हमने आपके चैनल से कुछ कमेंट्स देखी, कुछ कंट्रोवर्शियल है। भाई आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सवाल आपके आएंगे। तो पहला मैं आपसे शुरू करूँगा सिप्तैन भाई, आप इस तरह से मैंने बताया कि आपके 11 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि 1.1 मिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी क्या जर्नी रही उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप, जो मैं जानता हूँ वो तो मैंने बता दिया, सिर्फ सिप्तैन रज़ा को जानता हूँ मैं। सिप्तैन रज़ा की पर्सनल लाइफ से शुरू करेंगे, उनका बचपन कैसा रहा। आज 11 लाख सब्सक्राइबर है, फैमिली में कौन कौन है, उसके बारे में शुरू कर दे। देखिए सबसे पहले तो बचपन मेरा नागपुर में भी गुजरा, वरुड़ में भी गुजरा। वरुड़ जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। पैदाइश मेरी नागपुर की है, स्कूलिंग भी यहाँ से हुआ, कुछ वरुड़ से हुआ, फिर वापस नागपुर आ गए। अच्छा। कॉलेज भी नागपुर से हुआ। और फिर जब मैं 11th-12th में था तो तब से ऐसा दिमाग में आता था उस टाइम पे कि एक साइड इनकम हो कहीं से, कुछ पॉकेट मनी तो मिलती थी घर से, लेकिन ऐसा लगता था कि और चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सब जो दूसरे जो फ्रेंड्स होते थे, सबका घूमना फिरना, कैफे जाना, ये करना वो। कौन से साल, कौन सी ईयर का ऐसा रहा होगा? ये होंगी 2016-17 की बात शायद। तो आता था ऐसा माइंड में कि एक साइड इनकम हमारी कैसे ना कैसे हो। बढ़िया। तो उसी बीच एक मेरा फ्रेंड था, उसने बताया कि यूट्यूब आजकल अर्निंग दे रहा है। अच्छा। मोनेटाइजेशन आ गया यूट्यूब में। और उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना कुछ ऐसा
लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी कि यूट्यूब से पैसा आता है। तो मैंने भी ट्राई किया वहाँ पे, और कुछ मैं शायद मेरा 12th हो गया था तब मैंने शुरू किया ये यूट्यूब चैनल। ओके। उस टाइम पे मैं नीट की क्लासेस कर रहा था। अच्छा। हाँ, मैं 1 साल में नीट कर चुका था, उसमें BMS मिला था, लेकिन BMS नहीं करना था तो मैं सोचा MBBS करते हैं। उसके लिए 1 साल फिर से प्रिपरेशन कर रहा था। तो बीच में ही जनवरी में मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ कि अब भाई जनवरी से लेके नीट की एग्ज़ाम थी कोई 6 मई की। ओके। तो ये जनवरी से लेके तो मई के बीच में ऐसा माइंड डाइवर्ट हुआ कि भाई फिर मैंने पढ़ाई को पूरा छोड़ ही दिया। मतलब पढ़ना ही नहीं, अब जो भी करना है इसमें करना है, यूट्यूब ही करना है फुल टाइम। हाँ। फिर जब से अभी तक शुरू है। कव्वाली का चैनल है आपका, जिस तरह से ताज मीडिया सभी जानते हैं जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई यूट्यूब करने के लिए तो बहुत सारी कैटेगरी थी, लोग शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, कोई कॉमेडी कंटेंट बना रहे हैं, अब देखा जाए तो बहुत कुछ था। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई ये सूफियाना कैटेगरी में जाना है हमारे को, या सिर्फ कव्वाली की कंटेंट करना है? प्रेरणा ऐसी मिली कि कव्वाली में बचपन से इंटरेस्ट है, मैं सुनता बचपन से हूँ, शौक है कव्वाली सुनने का। तो एक शौक भी था, और अपने एरिया में ऐसा कुछ था नहीं। ओके। और पहले क्या होता था, कव्वाली प्रोडक्शन प्रॉपर एक एल्बम बनता था कव्वाली का, यस यस। तो लाइव किसी ने नहीं किया था। अच्छा। 1-2 जगह होते थे गुजरात में लाइव, हाँ। लेकिन इतना कॉमन नहीं था लाइव। ये लाइव का कंसेप्ट अपन ने लेके आया, तो उस टाइम पे ये नया था, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया इसको। लाइव मीन्स जैसे उसको शूट करके हाँ, लाइव शोज़, जो लाइव शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट जो होते हैं कव्वाली के, उसको रिकॉर्ड करना। इसको रिकॉर्ड करके बढ़िया क्वालिटी में जो ऑडियंस को पसंद आए, ओके। अच्छा ऑडियो अच्छा वीडियो। उसके पहले लोग एल्बम बनाते थे, प्रॉपर एल्बम के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लगता है, कॉस्टिंग लगती है, उसके बजट हाई रखना पड़ता। लाइव में ऐसा है कि थोड़ा सा कम बजट में खाली आपका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ये किया, पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि ये नया था, क्वालिटी भी हमने अच्छी दी है इसमें, ओके। और पसंद करिए पब्लिक अभी भी। अच्छा। वहाँ से आया था। आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन सा शख्स रहा जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो, या कोई ऐसा आइडियल आपके लिए कौन रहा अभी तक? देखो, वैसा देखा जाए तो आइडियल पेरेंट्स ही है, बिल्कुल। इंस्पिरेशन भी वही है। और देखा जाए वैसे दुनिया के हिसाब से तो मैं हर किसी से थोड़ा इंस्पिरेशन लेते रहता हूँ, हर किसी से मोटिवेशन लेते रहता हूँ, जहाँ से मिल रहा है आने। तो मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, आपसे भी कुछ ना कुछ एक रहता है ना कि भाई यार ये है बंदा जो जिसको देख के मैं, अब जैसे मैंने कुछ शुरू किया हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए कोई यूट्यूबर है बंदा कि भाई ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई आइडियल पर्सन। ऐसा कोई मेंटर नहीं रहा है, किसी ने प्रॉपर मेंटर नहीं किया। ओके। जो कुछ सीखे वो यूट्यूब से ही सीखे थोड़ा बहुत, और देख के जो समझ में आया, जो रियल लाइफ में हम देखते हैं, किसी से सीखते हैं, किसी से मिलते हैं तो उनसे सीखने मिलता है। या इस फील्ड में अगर बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ में, तो जो अदर क्रिएटर्स है, जो बड़े प्रोड्यूसर्स है, जो इसका काम पहले से करते हैं, उनसे कुछ सीख ले देख के। ऐसा कोई तो मेंटर नहीं था, और ये फैमिली बिजनेस था नहीं हमारा ये। ओके, बिल्कुल। सोशल मीडिया या फिर एज ए यूट्यूबर भी अगर कहे तो ठीक ही रहेगा। इसकी सफलता के बाद क्या चेंज देखने मिला आपको कि भाई मैंने जो चुना, मैंने जो ताज मीडिया स्टार्ट किया, मेरा एक सही डिसीजन था, इसने मेरी लाइफ बदल दी? क्या क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? एक चेंज जो मुझे पछतावा नहीं होता इसका, मतलब मैं खुश सेटिस्फाई होता हूँ मैं खुद के लिए, वो ये चीज़ है कि मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करके BMS तो मिल गया था, होता ज़्यादा से ज़्यादा तो MBBS होता है, MD होता है, MS होता। लेकिन जितना मैं एक MBBS वगैरह करके नहीं अर्न करता, मैं उससे ज़्यादा भी अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। तो लगता है कि हाँ भाई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। हाँ, अच्छा कि लोग पहचान रहे हैं, और तो फिर ऐसा महसूस नहीं होता, अच्छा लगता है कि भाई हाँ आपने सही किया। यूट्यूब चैनल जब आप शुरू करते हैं, या कोई भी बिजनेस की अगर बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लूप होल्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखा जाए यूट्यूब का सफ़र जो था, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं आप नीट की तैयारी कर रहे हैं,
अगर कोई बंदा है जो कंप्यूटर की फील्ड से है तो मैं समझता हूँ ठीक है, चलो उसको आइडिया था कुछ आईटी का, जैसे कि मैंने शुरू मैं हमेशा से ऑलराउंडर रहा हूँ। मेरे को आप जिधर बिठाओगे मैं उधर शुरू हो जाऊंगा। आप कुछ भी बोलो। यूट्यूब ही क्यों फिर? यूट्यूब ही क्यों नहीं था? यूट्यूब ही इसलिए था कि उस टाइम पे ऐसा चल रहा था। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है, वुड का, लकड़ियों का काम है हमारा, अप्पू का। हाँ। तो मैं बचपन से उनका थोड़ा थोड़ा मैंने साथ दिया, वो बिज़नेस में पहले से इन्वॉल्व रहा हूँ, तो पैसे कमाने का हमेशा से रहा है कि कुछ ना कुछ करना है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था 11th-12th में, नहीं 12th हो गया था, फर्स्ट ईयर की बात है शायद, 12th या फर्स्ट ईयर की, तो उस टाइम पे वरुड़ से मैं नागपुर शिफ्ट हुआ था और हमारा बिज़नेस था वरुड़ में। तो उस टाइम पे तो पैसा बिज़नेस में इन्वॉल्व था, तो पैसा आते रहता था पास में। नागपुर में आया तो पढ़ाई कर रहा था, तब पॉकेट मनी मिलती थी अब्बू की तरफ से। फिर उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें आई दिमाग में, क्या करना चाहिए पैसे के लिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा चला कम मिलती थी लगता। नहीं, पॉकेट मनी अच्छी थी उस टाइम पे फिर भी, लेकिन और ज़्यादा होना था। क्योंकि फिर शौक बढ़ रहे थे ना उस टाइम पे, घूमने का, फिरने का, ये सब चीज़ें। बंदा 12th कर लिया है, अब थोड़ा सा जवान हो गया है, जवानों के साथ रहने लग रहा है, तो भाई ऑब्वियसली खर्चे बढ़ेंगे। तो क्या चैलेंजेस सिप्तन आपको देखने को मिले एज अ यूट्यूबर इनिशियल लेवल पे, शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर पे चैलेंज ये देखने मिले, चैलेंज नहीं बोल सकते, नॉलेज नहीं था इस चीज़ का। यस, मैं वही कहना चाह रहा था कि भैया आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो और आपको कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज, मैं जो बेसिक जो नॉलेज होता है वो होता है, सोशल मीडिया का और ये सारी चीज़ें, यूट्यूब वगैरह का, ये तो नॉलेज हर किसी को होता है। लेकिन एक्चुअली इस फील्ड के अंदर का नॉलेज, कैमरा के बारे में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें, ऑडियो, ये सब का नॉलेज नहीं था। पता तो था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या नहीं मालूम। तो ये सब चीज़ें का चैलेंज शुरू में आया कि कैसा करेंगे, लाइव शो करेंगे, शूट तो कैसा करेंगे। चलो कैमरा तो उस टाइम पे मैं शुरू में तो मैंने 2-3 शो रेंट के कैमरा लेके किया था। अच्छा। तो उस टाइम तो चलो कैमरा ला के कैमरा में शूट कर दे रहा है, डेटा दे दे रहा है अपने को। अब इस एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रोफेशनली कैमरा लगा के शूट किया था एक शो, आपके यहाँ से नज़दीक है मोरफाटा, हाँ, यहाँ पे उर्स होता है बकरा ईद के बाद में, बल्लारी वाले बाबा का। तो उसमें मैंने एक कैमरामैन हायर किया था और शूट कर लिया। अब जो जोश में था उस टाइम पे, क्योंकि वो पहला उर्स होता है बकरा ईद के बाद, मैंने सीज़न का शुरुआती का पहला उर्स, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया था। जो उसके ऑर्गेनाइजर्स है जुल्फ़िकार बाबा करके है, उन्होंने शुरू में सपोर्ट भी किया था उस शो के लिए, उन्होंने प्रमोशन भी दिया, सारी चीज़ें दी। अब मैंने शूट कर लिया वहाँ पे, एक कैमरामैन हायर करके शूट हो गया, सब हो गया, उसने मुझे डाटा दे दिया, मैंने डाटा अपने फ़ोन में ले लिया, लैपटॉप वगैरह था नहीं उस टाइम पे। हाँ, अब लेने के बाद में सब तो हो गया, दूसरा दिन निकल गया, यार डाटा तो ले लिए इनसे, एडिट कैसे करेंगे पता ही नहीं, एडिट का कुछ पता ही नहीं था। फिर यूट्यूब पे भी उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी एडिटिंग के बारे में और सारी चीज़ें। अभी तो हर कुछ है, सब कुछ है यूट्यूब पे। तो थोड़ा थोड़ा करके इधर से सीखे। फिर कुछ लोग अच्छे मिले इस फील्ड में जिन्होंने गाइड किया, जो पुराने वीडियोग्राफर्स है, जिनकी पुरानी म्यूज़िक कंपनीज़ है, ऐसे लोग मिले, उन्होंने थोड़ा हल्का गाइड किए कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। किसी का नाम लेना चाहेंगे? इसमें मैं एक बंदे का नाम लूँगा। उन्होंने शुरू में मुझे जो एकदम बेसिक चीज़ है, वो जब नहीं पता थी कि रेंडर क्या होता है, कैसा क्या होता, फॉर्मेट क्या चेंज करना, वो नहीं मालूम। तो जहाँ पे मोरफाटा में जो कव्वाली थी, वहाँ पे उनका सेटअप लगा था एलईडी वगैरह स्क्रीन का, आकाश वीडियो करके, वो बहुत पुराने हैं नागपुर में वीडियोग्राफी के अंदर। तो उनके जो बेटे अमन और उनके फादर भी जो है वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर के थे। उन्होंने जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। फिर वहाँ से लेके तो अभी सब कुछ समझता है, और कुछ नहीं समझा तो अब तो इंटरनेट पे सब कुछ है, तो समझाने वाले हो गए तो उस टाइम पे जो कुछ नहीं समझता था, कभी भी कुछ भी अड़ता था, तो उनको एक कॉल करो, वो हमेशा समझाते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो। ओके, 11 लाख सब्सक्राइबर तक आप पहुँचे, क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? क्योंकि देखने में आता है बहुत सारे लोग चैनल्स शुरू तो करते हैं, आज की तारीख में भी डेली कई सैकड़ों चैनल जो है वो बनते हैं, लेकिन काम करते हैं कुछ महीना कुछ साल, लोगों को रहता है कि भाई अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, भाई अब तो पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसा आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? ऐसा कुछ नहीं होता, यूट्यूब स्टार्ट कर लिया पैसा ही पैसा, ये तो ठीक है। उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था मेरे वक्त में, जब मैंने शुरू किया तब कोई चैनल नहीं थे, और जैसे मैंने बताया कि लाइव किसी ने नहीं किया था, पहली बार हम लोगों ने किया लाइव। तो कंपटीशन ना होने की वजह से बूस्ट अच्छा मिला, रीच अच्छी मिली, पब्लिक ने पहचानी, नेम भी यूनिक था और पूरा कंसेप्ट ही यूनिक था। तो
तो पब्लिक को पसंद आया। लेकिन मैं इसके अंदर में मेन चीज़ें मानता हूँ 11 लाख के पीछे या ताज मीडिया के चलने के पीछे, वो है कर्म। ओके। क्योंकि आप मेहनत कितनी भी कर लो, टैलेंट कितना भी हो आपके अंदर में, जब तक के कर्म नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दुआ है माँ बाप की, बिल्कुल। तो उसी के भरोसे ताज मीडिया चल रहा है। यूट्यूब चैनल्स तो काफ़ी है, लोग ताज मीडिया को क्यों पसंद कर रहे हैं? ताज मीडिया को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ताज मीडिया पे हम ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं, ओरिजिनल कंटेंट देते हैं। ताज मीडिया पे आप भी एक यूट्यूबर हो, आप ताज मीडिया को देखे होंगे कभी ना कभी, तो हम उसमें कव्वाली तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर में आप उठा के देखो ताज मीडिया हमारा, कभी आपको कव्वाली मुकाबला नहीं मिलेगा, कोई फेक टाइटल्स नहीं मिलेंगे, जो है वही हम उसके ऊपर में दिखाएंगे। जो कव्वाली है उसी से रिलेटेड टाइटल रहेगा, थंबनेल उसी से रिलेटेड रहेंगे। यानी क्लिक बेट हम लोग नहीं करते यूज़। अगर क्लिक बेट या कुछ उल्टा सीधा काम करना रहता तो अभी तक ताज मीडिया के 5 मिलियन आराम से हो जाता है। और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ताज मीडिया पे हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया आज तक। जैसे जैसे कि बहुत सारे होते हैं, आप यूट्यूबर है, फेक लाइव चलाते हैं लोग, अच्छा, आप देखे होंगे आपने। कव्वाली के अंदर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, एक ट्रैक बनता है, एक ट्रैक में 10 अलग अलग सिंगर गाते हैं, 10 अलग अलग लिरिक्स होती है, चेंज हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रैक चल गया या एक ट्रैक बन गया म्यूज़िक ट्रैक, तो उसी के ऊपर में सिंगर चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज कर देते हैं, लिरिक्स चेंज कर देते हैं और किसी दूसरे सिंगर से गवा के, जैसा अभी ताजुद्दीन बाबा के शान में एक कलाम है तो वही एक कलाम गवा देंगे गरीब नवाज के शान में, एक कलाम गवा देंगे साबिर पाक के शान में, ऐसा कर करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। फेक लाइव चला देंगे, अजमेर शरीफ लाइव, अच्छा, मदीना शरीफ लाइव, ये वो। तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया, जो है वो रियल किया है। जो हमारी वीडियो में अच्छा है तो हमने अच्छा दिखा है, बुरा है तो बुरा दिखा है। सब्सक्राइबर्स पे हमने कभी, मतलब सब्सक्राइबर काउंट पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि बढ़ना चाहिए, व्यूज़ बढ़ना चाहिए, नहीं। पब्लिक को मज़ा आना चाहिए, 10 लोग देखे लेकिन 10 लोगों के दिल से बाहर निकलना चाहिए कि भाई कंटेंट है। आजकल देखने में है कि काफ़ी म्यूजिक्स लॉन्च होते हैं। अगर मैं कव्वाली छोड़ के गानों की बात करूँ, जी, है ना, काफ़ी एल्बम्स डेली बेसिस पे लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ताज मीडिया या फिर आज की जनरेशन को कव्वाली परोसना इतने भाग दौड़ भरी जिंदगी में कि भाई लोग आज शूट कर रहे हैं, कल डाल दे रहे हैं। अगर म्यूज़िक की बात करूँ, एक म्यूज़िक एल्बम की बात करूँ, तो इतना फास्ट आजकल हो गया है कि आज शूट कर रहे हैं लोग, कल एडिटिंग करके उसको डाल दे रहे हैं। तो आज की जनरेशन को कव्वाली पे मेंटेन करना या कव्वाली सुनने पे मजबूर करना, क्या लगता है आपको? क्या वाकई आज की जनरेशन कव्वाली सुन रही है? सुन रही है आज की जनरेशन। अभी तो म्यूज़िक का जो टर्न हुआ है सूफ़ी की तरफ। अच्छा, हाँ, अभी कुछ आप सालों से अगर नोटिस कर रहे होंगे तो सूफ़ी नाइट या सूफ़ी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ छूटा है, तो यूथ भी पसंद करिए कव्वाली को। लेकिन आज का यूथ जो चाहता है ना, वो फ्रेश कव्वाली चाहता है। अच्छा, सिंगर्स को भी वो चाहता है कि ये भाई सिंगर्स भी उस लेवल के हो, फ्रेश हो, ये प्रेजेंटेशन भी उसकी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, लिरिक्स भी अच्छी हो, यानी सिंगर भी एक कंप्लीट पैकेज हो। यूथ ये चाहता है। अभी पहले वो जो टिपिकल कव्वाली होती थी और वैसा नहीं पसंद करते सिंगर्स। आपके हिसाब से कव्वाली क्या है? कव्वाली को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए, कव्वाली जो रियल कव्वाली है वो तो कव्वाली है, महफिल सिमा, उसका लेवल अलग है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस भी है और वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है पूरे तरीके से। महफिल सिमा जो है, ये जो कव्वाली है जो आम तौर पे होती है, स्टेज पे कव्वाली होती है, और जो कव्वाली नाइट आप लोग जो भी हमारे चैनल पे दिखता है, ये थोड़ी अलग कव्वाली है। ये कमर्शियल कव्वाली हम इसको बोल सकते हैं या मॉडर्नाइज कव्वाली हम इसको बोल सकते हैं। इसका वो वाले से ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है। हाँ, बस इतना है कि हम लोग जो हम हो गए और हमारे जो सिंगर हो गए, जो हमसे जुड़े हुए, हमारा जो एक पूरी ग्रुप है, हम इसमें कोशिश करते हैं कि इसके अंदर में भी हम बाहर ना जाए लिमिट से। ओके, कि जिसमें कुछ गलत अल्फाज ना निकले, कुछ गलत असर ना पड़े यूथ पे। जो भी करे वो अच्छे ही करे, क्योंकि अब पब्लिक को भी अगर हम एकदम ऑथेंटिक कलाम सुनाएंगे या सिंगर ऑथेंटिक कलाम पेश करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो पब्लिक का भी अभी वो रुझान नहीं है। पब्लिक को भी कुछ आज के दौर का चाहिए। और अभी तो रिसेंट में मैं ये देख रहा हूँ और हम कर भी रहे उस पर काम। आप अगर देखते होंगे हमारे एल्बम्स वगैरह, बिल्कुल, या हमारे जो ऑफिशियल सिंगर हैं उनको देखते होंगे, तो हम जो ऑथेंटिक कव्वाली है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी।
ओके वो इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक को पसंद आ रही है वो चीज़। पब्लिक मांग रही है ऑथेंटिक कव्वाली दो, अच्छी दो, लेकिन अच्छे प्रोडक्शन के साथ दो, फ्रेश प्रोडक्शन हो, ऑडियो उसका, म्यूज़िक और प्रेजेंटेशन, सिंगर, ये सब चीज़ें पब्लिक अच्छा मांग रही है। लोग, कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई आजकल जो कव्वाली गाई जा रही है, कव्वाल के नाम पर तो मैं बाद में आऊँगा। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आज जो कव्वाली की जो रूह थी, कव्वाली जो लोग सुनना पसंद करते थे या कव्वाली के जो शौकीन होते थे, लेकिन आज कव्वाली सिर्फ एक मनोरंजन बन के रह गई है। वही कव्वाल जब तक कि वो साउंड वैसा नहीं बजेगा, पहले ऐसा था कि भाई साउंड के ऊपर फोकस ना करते हुए लोग सिर्फ बोल के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन आजकल जब तक वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ गए, मुझे तो नाम भी नहीं पता, जब तक वो बजेगा नहीं, लोग झूमेंगे नहीं, लोग नाचेंगे नहीं, जब तक ये कव्वाली नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कव्वाली की जो रूह थी वो ख़त्म होती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, कव्वाली की रूह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये जो है कि इंस्ट्रूमेंट जब तक नहीं बजेगा और ये सब चीज़ें, या धूम धड़ाका जब तक नहीं होगा, जब तक ये मज़ा नहीं आएगा। तो वो ऐसा है कि जिस तरीके की ऑडियंस है, उस तरीके का आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म करता है। अच्छा, ऑडियंस को तो वही चीज़ सुना सुना के उसके दिमाग में तो वही डाल दिया गया है ना, तो कव्वाली तो उसको पता ही अभी नहीं भी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऑथेंटिक कव्वाली होती है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे कव्वाल भी बहुत सोच समझ के एकदम तैयारी के साथ में जाता है वहाँ परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे कहूँगा। और हमारे जितने कव्वाल है वो तो वेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ जगह मिले जहाँ पे हम सुनाएं। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, अभी पहले जो कव्वाली होती थी वो ट्रेडिशनल कव्वाली होती थी, अब मॉडर्नाइज कव्वाली हो गई है। कव्वाल जो है वो सेलिब्रिटी से बड़ी उसमें चले गए पोस्ट पे, तो कव्वाल को ज़्यादातर पब्लिक देखने आती है, उनके फैंस आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, सेल्फीज लेने आते हैं। और पब्लिक डिमांड रही थी कि जो फेमस है वही सुनाओ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो वायरल है, जो ट्रेंडिंग है, वो उसकी डिमांड करती है पब्लिक। ओके, तो अब आर्टिस्ट तो वहाँ पेमेंट लेके आया है, उसको तो उनकी डिमांड पूरी करना पड़ेंगी। अगर आर्टिस्ट को आप इंडिपेंडेंट छोड़ो कि आपकी मर्ज़ी से आप यहाँ पर परफॉर्म करो, तो आर्टिस्ट वहाँ पे अच्छे ही गाएगा और नए गाएगा, और जो ऑथेंटिक है वही गाएगा, क्योंकि आर्टिस्ट तो चाहता है परफॉर्म करना। चलिए, सिप्तान रज़ा साहब है हमारे साथ, बात कर रहे हैं उनसे काफ़ी कुछ। अभी तो शुरुआत हुई है, अब थोड़ा सा कुछ अलग तरह के सवाल। सिप्तान, आपसे, यूट्यूबर तो आप बन गए, कामयाब एक यूट्यूबर बन गए, कितना पैसा यूट्यूब से मंथली कमा लेते हैं? अब जिस तरह से आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमने देखा, आपकी जो स्टेटस लगातार हम देखते हैं कि भाई लगातार आपकी जर्नी शुरू है, पूरे बॉयज़ को लेके कहीं भी निकल रहे जा रहे हैं, अब इसलिए आप शूट के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो एक रॉयल चीज़ें जो देखने में आती है कि भाई अब सिप्तान ने नया मकान ले लिया, सिप्तान ने अब हैरियर से घूम रहे हैं सिप्तान साहब, जो आईफोन लॉन्च हो रहा है वो आईफोन सिप्तान साहब के पास सबसे पहले आ जा रहा है। तो मतलब कितना कमा ले रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और आपके दर्शकों को भी बताइए उसके। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक्चुअली वो जो घर वाली मेरे रील जो वायरल चल रही है बहुत, वो घर, बड़े बड़े कव्वाल आपके घर पे आ रहे हैं, रील वो तो उनकी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत है, वो अपना छोटा भाई समझते हैं मुझे। अच्छा, सभी कव्वाल जितने भी हैं तो प्यार करते हैं। मसला ये रील का है, हाँ, वो मैं क्लियर कर दूँ। जो रील वायरल चल रही है घर की, के नया घर लिए, हाँ, तो वो एक्चुअली हम ऐसी स्नैप बना रहे थे। स्नैप बनाते हुए मैंने अनीस भाई की तरफ वो कैमरा किया हाँ, और वीडियो बनाया, तो अनीस भाई ने रैंडमली ऐसा बोल दिया कि सिप्तान भाई ने ये नया घर लिया है अच्छा, और उनके नए घर में पहली बार आए। तो वो नया घर नहीं है, और अनीस भाई उसके पहले 10-15 बार ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छा, लेकिन वो ऐसी एक मजाक मस्ती में बोल दिए थे। और मुझे भी नहीं पता था वो रील इतनी वायरल हो जाएंगी। अच्छा, वायरल हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि घर मैंने नहीं खरीदा हूँ, अच्छा, वो मेरे अब्बू ने खरीदा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली से भी स्टेबल हूँ, और मैं ना भी करूँ कुछ तो भी अब्बू इतने कैपेबल है कि जब मैं स्ट्रगलिंग लाइफ में था, मतलब स्ट्रगलिंग नहीं बोल सकते उसको, कॉलेज लाइफ में था, तो मैं सोच रहा था कुछ काम वाम करने के लिए। तो मैंने एक जगह, मैं बता दूं, पहली बार, आज तक किसी को पता नहीं है, शायद 1-2 लोगों को पता होगा और मेरी फैमिली को पता होगा ये बात। मैंने जॉब किया हो लाइफ में पहली बार, एक ही बार किया, फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, वो जॉब थी 2 दिन की जी, पहला दिन और दूसरा दिन।
तीसरे दिन मैंने सलाम बोल दिया, मतलब अपने बस की बात नहीं है जॉब करना। मैं लगती हो वो एक ऐसी मैनेजर टाइप की जॉब थी, एक छोटा कारखाने टाइप जो होते हैं ना, मेटल का एक कारखाना था वहाँ पे। तो वहाँ पे जॉब किया था मैंने 2 दिन, पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, मतलब तीसरे दिन नहीं। और जब 2 दिन गया तो मेरे अब्बू का फ़ोन आया, हाँ बोले, अब उनको लगा होगा भाई पहली बार बच्चा जॉब कर रहा है, तो बोले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, मैं देख लूँगा जो भी है। अच्छा, मतलब तो ऐसा कुछ वाला सीन नहीं है, मैं घर से स्टेबल हूँ, सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो घर जो है वो अब्बू ने लिया है, ये चीज़। एक चीज़ क्लियर होगा। हाँ, और दूसरा जो है लाइफस्टाइल का, तो ये तो चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अभी है, वो हमेशा से चल रहा है। बस इतना है कि अभी शो कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ शो नहीं करते हैं उस पर हम। अच्छा, हाँ, घर वाले मना जैसे? करते हैं बहुत कुछ उसके अंदर, जैसा मना करते हैं घर वाले कि हर चीज़ स्टेटस पे नहीं डाला करो, अम्मी मना करते हैं, नज़र लग जाता। होता है। लेकिन अभी भी मेरा जो सवाल है भाई, यूट्यूब आप कर रहे हो, यूट्यूब में बहुत पैसा है। थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों कि भाई एक एस्टिमेटेड अमाउंट 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो है मंथली में। यूट्यूब में इतना पैसा है कि बहुत पैसा है, मैं बता नहीं सकता इतना यार पैसा है। ऐसा मत बोल, थोड़ा सा अमाउंट बता दो हमारे दर्शकों को। नहीं मतलब ऐसा है कि भाई मैं एक मेरा इतना अमाउंट है जो मतलब मैं यूट्यूब से ले लेता हूँ, यूट्यूब मुझे दे देता है। और अब तक जैसे 6-7 साल लगभग आपको हो गया है मैं समझता हूँ चैनल स्टार्ट करके, तो अब तक मैंने इतना पैसा जो है कमा लिया हूँ, ऐसा थोड़ा सा बता दो। ना पड़ रहा है फिगर, पर्दे की कितने जीरे लगाओ उसके आगे। जो पर्दे की पीछे की बात है वो पर्दे की नहीं, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर्सनल आपने इतना कुछ बताया है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि ये भी देखो, यूट्यूब से मेरा सबसे पहला जो अर्निंग हुआ था, पहली जो सैलरी निकली थी यूट्यूब से 2020 में निकली थी शायद, वो थी कुछ 11,000 रुपये 11,000। फर्स्ट पेमेंट जो होता है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़ती ही गया, बढ़ती भी है, अभी कभी तो ऐसा डाउन नहीं आया उसके बाद में, तो ग्राफ ऊपर ही गया, लाखों में है, लाखों में, मतलब इतने भी लाखों में मतलब कम है तो आपने बता दिया कि 11,000 रुपये मेरे को आया। चलो फर्स्ट पेमेंट ये आया। फर्स्ट पेमेंट आपका, चलो ये मिनिमम अमाउंट जो आपको आया, मैक्सिमम कितना आया एक महीने का? जो मैं समझता हूँ $100 उसकी मिनिमम अमाउंट रहता है जो यूट्यूब भेजता है, तो आपके कितने डॉलर है? बताना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आएगा एक पॉडकास्ट। अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, मैं अमाउंट तो नहीं बताता ना, डॉलर बताता, एक कोई चीज़ के हिसाब से बताया कि इतना तो आ जाता है कि एक इंसान अच्छी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। एक हैरियर मंथली खरीद सके? नहीं, हैरियर वो ज़्यादा हो जाएंगे, हैरियर EMI पे है, वो फाइनेंस है, फाइनेंस तो करवाना पड़ता है सिखाने के लिए, नजर न लग जाए। वो रियल में फाइनेंस है। इतना मंथली आ जाता है कि ऐसा बता दो कि मतलब एक टाटा नैनो तो भी खरीद सकते हैं, या नैनो फिर कितने की आती? अभी तो आती है कि नहीं पता नहीं मेरे को, या फिर एक कोई 4-5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, सब ऐसा बता दो तुमसे। हाँ यार, आईफोन कितने का आ रहा है अभी? 1.5 लाख 70 लगभग, तो 1-1.5 लाख के बीच का है। 3-4 आईफोन खरीद सकता है। 3-4 आईफोन हर महीने? वो डिपेंड करता है, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, भी उसके ऊपर में डिपेंड है, कैसे चल रहा है उसके ऊपर में डिपेंड है, कंटेंट पे डिपेंड है, मतलब लेकिन अच्छा काम सा तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चल, अभी चलिए, अब बहुत ज़्यादा खुल के तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ इन्होंने बता दिया कि भाई 11,000 रुपये इनको एक जो स्टार्टिंग अमाउंट, जो पहला अमाउंट अगर बोला जाए यूट्यूब की तरफ से आया, और अभी इतना अमाउंट आता है कि 2-3 आईफोन या 3-4 आईफोन जो है मंथली खरीद सकते हैं इस टाइम पे। नहीं ये फिक्स नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा होता रहता 3-4 है। किया ना मैंने, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है कभी, अभी जब चल रही है चलो अच्छा है, हमारी दुआएं आपके साथ है, और चले। इंशाल्लाह। सिप्तन भाई, अभी आप पब्लिक लाइफ में हो, ऑब्वियसली आप जी, सेलिब्रिटी भी कहे तो कुछ ऐसा, सेलिब्रिटी करे तो नहीं, नॉर्मल है। लगभग 3.5-4 लाख आपके इंस्टाग्राम पे भी सब 5 लाख होने वाले हैं। अरे मैं क्या बता, मैं इंस्टाग्राम थोड़ा सा विजिट ध्यान नहीं दिया फॉलोअर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर ज़्यादा मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर भी आऊँगा। तो 5 लाख आपके इसके ऊपर इंस्टाग्राम पर होने वाले हैं, 11 लाख आपके इसके ऊपर हो गए हैं, और आप सूफियाना म्यूज़िक के ऊपर काम कर रहे हैं। देखने में आता है कि भाई हमारे जो कंटेंट है वो
मुफ्ती आलिम लोग भी सुनते हैं, जी। देखते हैं। आपको कभी ऐसा कुछ उनके तरफ से नोटिस आया कि भाई आपने ये जो कव्वाली डाले, आपने जो कंटेंट डाले, ये गलत है, या इसके अंदर जो कव्वाल ये बोल रहा है ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ वाकया? ऐसा कंटेंट हम अपलोड ही नहीं करते हैं अच्छा। जो कुफ्र की कैटेगरी में जाए या गलत इसमें जाए। अच्छा। पहली बात तो जो मुकाबले वगैरह होता है, आज तक आप हिस्ट्री उठा के देख लो ताज मीडिया की, हमने कभी कोई मुकाबला वगैरह जो होता है लेडीज़ जेंट्स का, वो हमने कभी शूट नहीं किया, और मैं तो उस चीज़ का मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ, ना मुझे पर्सनली तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो सब चीज़ें। हम ऑथेंटिक कवाली डालते हैं, कलाम रिलीज़ करते हैं हमारे चैनल पे, गज़लें भी हम वो गज़ल अपलोड करते हैं जो है, अच्छा। जो अच्छी है, जिसके लिरिक्स अच्छी है, जिसकी शायरी अच्छी है, ऐसी चीज़ें हम लोग अपलोड करते हैं। तो ऐसा कंट्रोवर्सी में कभी हम गए नहीं, पर्सनली पसंद ही नहीं है सब चीज़ें। तो व्यूज़ के लिए तो आपको पहले बताया कि व्यूज़ के लिए हम काम नहीं करते, वरना व्यूज़ के लिए अगर देखा जाए तो फिर तो बहुत कुछ है, पैसा कमाना ही है अगर यूट्यूब से। हाँ, अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है कि भाई मेरा चैनल तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन यार मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो इसके लिए लोग आते हैं कि भाई लोग फेक फॉलोअर मार रहे हैं, फेक सब्सक्राइबर मार रहे हैं। ऐसा कुछ आपने अपने चैनल के लिए कभी किया? ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये तो मेरी नज़र में तो ये 11 लाख का जो काउंट है सब्सक्राइबर्स का, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। 6-7 साल की मेरी मेहनत के हिसाब से ये 6-7 मिलियन होना चाहिए था। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमने ऑथेंटिक काम रखा है हमेशा, इसके अंदर कुछ झोलझाल नहीं। मैंने पहले आपको बताया कि 2 नंबर का काम हमने कभी इसके अंदर किए नहीं। जो है वो रियल कंटेंट है। एक कव्वाली एक बार अपलोड हो गई, दोबारा अपलोड नहीं होंगी। वो चाहे फिर कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हो, कितना भी उसके ऊपर पैसा खर्चा हुआ हो, एक बार हो गई मतलब अपलोड हो गई, उसके बाद हम उसको रिपीट नहीं करता है। कोई भी शो हो, एक बार अपलोड हो गया, भले वो अच्छा शो है, नहीं चला, ऐसा लगता है ना कभी कभी कि यार हाँ अच्छा ये वीडियो था लेकिन चला नहीं, इसको री अपलोड कर देते हैं, हम नहीं करते। और ऑडियंस के साथ में हम खेलते नहीं है, जो है वो रियल दिखाते हैं। तो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। 11 लाख भी मिले सफिशिएंट है। वो इसलिए कि आप देखो कंपनियाँ बहुत सारी हैं, म्यूज़िक कंपनी से बड़े बड़े लेबल है, ऐसे इतने बड़े बड़े लेबल है जो हमारे पैदा होने से पहले से चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनको नहीं जानती। पब्लिक ताज मीडिया को जानती है। वो इसलिए जानती है कि ताज मीडिया ने उनके दिल में जगह बनाया है। रियल कंटेंट है, उनको ऑथेंटिक कंटेंट दिए, अच्छा कंटेंट दिए, बेवकूफ़ नहीं बनाया पब्लिक को, इन शॉर्ट ऐसा बोलो तो। वरना आप उठा के देखो एक एक कवाली 5-5 6-6 अलग अलग चैनल से रिलीज़ होती है अदर इसमें, हम वो सब नहीं करता है। जी। तो कव्वाली का चैनल आप चला रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल है। आजकल काफ़ी चीज़ें यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है। भाई ज़रा सी आप कहीं का यूज़ कर लो तो कॉपीराइट आ जाता है, इवन स्ट्राइक आ जाता है। जी। और काफ़ी चीज़ें जो हमने अपने चैनल पर जो है फेस की कि भाई हमारा चैनल तक हैक हुआ। भले हमारे उस समय 60 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर थे, स्ट्राइक्स आ जाते हैं, लोग स्ट्राइक मार देते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि भाई 2-2 3-3 स्ट्राइक आ गए, या 2 स्ट्राइक आ गए, अब जो है जान वो फंसी हुई है वहाँ पे, कब तीसरा आ जाए, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? ऐसा मेरे साथ में जब शुरू में एक बार हुआ था बस, जब चैनल नया था, कुछ 10-15 हज़ार 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स होंगे। नहीं ज़्यादा थे, 50-60 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स थे। उस टाइम में एक ही बार होता, उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। स्ट्राइक आ गए थे बहुत सारे। अच्छा। तो वो मैंने निपट लिया था उससे। उसके बाद में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे नया था तो शायद किसी ने दबाने की कोशिश किया, लेकिन उसको निपट लिया था। उसके बाद तो अभी तो कोई ऐसा आता नहीं है जो फेक स्ट्राइक लगाए या कुछ करे, क्योंकि कंटेंट ओरिजिनल है सारी चीज़ें। आप मारते हैं स्ट्राइक? हाँ, जो अगर ज़्यादा ही उसने गलत कर दिया तो फिर उस पर मारते हैं। तो अभी तो मैंने कम से कम 2000 वीडियो पे स्ट्राइक लगे, 2000 नहीं सॉरी 20,000 वीडियोस पे स्ट्राइक लगाया। लगाए हो? हाँ, 20,000 वीडियोस। क्यों ऐसा? बहुत ज़्यादा हो रहा था कॉपी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं बने रहूँ सिर्फ इंडस्ट्री? नहीं सिर्फ वो की बात नहीं है। आपका भी एक चैनल है, आप पर्सनली मुझे जानते हैं। आपने जितनी बार मुझसे बोला, कैमरा की डिटेल्स लिया आपने, हाँ। चैनल के बारे में कुछ भी आपने पूछा, मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया चैनल के बारे में। आपने भी अभी लाइव कव्वाली का एक चैनल शुरू किया। आप जितनी भी बार मुझे शो में मिले, मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया। मैं हर किसी को गाइड करता हूँ, जितने भी छोटे चैनल है जो मेरे बाद में आए हैं, बहुत सारे उसके अंदर मैं बाकायदा, मैं तो जो चैनल वाले हैं, कभी मेरी गाड़ी अगर खाली रही तो मैं इनको बोलता हूँ चलो मेरे साथ में चलो, आप अपना खर्चा मत करो, मेरे साथ चलो। मैं आपको प्रॉपर शूट करवा के
आप इसको अपलोड कर देना अपने पेज पे, मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे शो भी है जो मैंने साथ में लेकर भी गया यूट्यूबर को, उसने प्रॉपर शूट भी किया, शूट करके अपलोड भी किया, अपलोड करके वो वीडियोस मिलियन में भी गई। अच्छा। और आज तक मैंने उस प्रोग्राम को खोल के तक नहीं देखा। अच्छा। अपने पास मेरा डाटा रहने के आता है, शो मेरा, बुकिंग मेरी, सब कुछ मेरा, और मैंने एक यूट्यूबर को साथ में लेके गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि भाई आप जो है, जैसे आपका चैनल और ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई इंडस्ट्री में सिर्फ मैं बने रहूँ, इंडस्ट्री में ताज मीडिया बने रहे। इसको लेकर जो है आप तो क्लैरिफिकेशन दे रहे कि मैं छोटे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे लोगों का ये कहना है कि भाई जहाँ ताज मीडिया वाला आ गया वहाँ पे किसी की नहीं चलती। कोई ऑडियो भी देने को जो है सामने वाला मना कर रहा है, या फिर सिप्ताइन भाई का ऑर्डर है कि सिर्फ हमारे कैमरे में ऑडियो लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कुछ शोज़ होते हैं जो ऑथेंटिक हमारे ऑफिशियल होते हैं, वहाँ तो हम किसी को अलाउ नहीं करता है। अच्छा। और मेरा तो ये भी कहना रहेगा, जो नए यूट्यूबर्स है जो कव्वाली का चैनल बनाना चाहते हैं, आप बनाओ, करो काम, लेकिन आप एक प्रॉपर परमिशंस ले लिया करो। अच्छा। सिंगर से, ऑर्गेनाइज़र से, स्पेशली 2 लोगों से आप परमिशन ले लिया करो। अच्छा। कि आप फ्री रहो आगे, तो आपको फिर वहाँ पे कोई आके रोक नहीं सकता। और जो आप ये बात जो बोले कि लोगों को बोलना है कि ताज मीडिया किसी को वहाँ पे अलाउ नहीं करते, ये नहीं करता, जो मेरे ऑफिशियल शोज़ जो रहते हैं, जो इवेंट होते हैं, जो बड़े शोज़ रहते हैं, जहाँ पे मेरी मेहनत ज़्यादा होती है या जहाँ पे मेरे रिलेशन अच्छे होते हैं, तो कुछ शोज़ होते हैं जहाँ पे मैं ऑफिशियल रखता हूँ, वो तो बिंदास रखते हैं कि हाँ ये हमारा ऑफिशियल है, एक्सक्लूसिव है, इस पर कोई आगे शूट नहीं करता। हाँ, लेकिन जो पब्लिक शोज़ है, जो दरगाह वाली कव्वाली है, उसमें हम किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो किसी का नहीं है, वो तो सरकार का उर्स है। जो भी हजरत लास्ट ईयर ऐसा देखने में आया कि बाबा ताजुद्दीन के उर्स में आपने किसी को कैमरा ही नहीं लगवाने दिए। ये वो उसमें बाबा ताजुद्दीन के उर्स में ताज मीडिया का कोई रोल नहीं है, वो तो ट्रस्ट का है ना, जो भी है। लेकिन आपने तो रिकॉर्ड किया। नहीं, तो ट्रस्ट के लिए किया ना हमने, ट्रस्ट ने हमको हायर की थी। इस साल भी था, वो ट्रस्ट का था, वो दरबार का है, वो हम डेटा शूट करके उनको दे दिया, वो ट्रस्ट का है। अपने चैनल पर डन नहीं, एक्सक्लूसिव है वो ट्रस्ट का, उसके अंदर में। हाँ, चलिए सिप्ताइन साहब से अब आगे बढ़ते हैं। सिप्ताइन भाई, आपकी नज़र में आज की तारीख में कव्वाल कौन है? आज की तारीख में मेरी नज़र में कव्वाली कौन गा रहा है? सभी गा रहे हैं। तो फिर आप अनीस साबरी को लेके क्यों बैठे हो? मुझे पसंद है। लोगों का तो ये कहना है कि भाई देखो, मसला ये है ना, अनीस साबरी और सिप्ताइन रज़ा की जोड़ी, या अनीस साबरी और ताज मीडिया की जोड़ी, ये जोड़ी ने धूम मचा के रखी है पूरे कव्वाली इंडस्ट्री में। 1 लाख का रेट 4 लाख कर दिया आपने। ये 5 लाख हो गया अभी। 5 लाख हो गया? हाँ, बुकिंग भी नहीं मिल रही है, 7-8 लाख देने रेडी है लोग। ऐसा क्यों? लेकिन डिमांड है, पब्लिक चाहती है। अच्छा। कुछ नहीं कर सकते उसमें। देखो, आर्टिस्ट मेरे जुनैद सुल्तानी बहुत करीब है, अच्छा। बड़े भाई है मेरे। अनीस भाई भी सेम है, बड़े भाई है। मुश्तबा भाई बहुत गाइड करते हैं मेरे को, समझाते हैं बातें, और वो भी मेरे बड़े भाई है। मैं सभी का हम पोस्ट करते हैं, सभी को रिकॉर्ड करते हैं, सभी का करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऑडियंस की डिमांड जो ज़्यादा होती है वो हमको ज़्यादा पोस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आईफोन की डिमांड है तो दुकान वाला आईफोन ही बेचेगा ना, वो वीवो ओप्पो थोड़ी ज़बरदस्ती देगा कस्टमर को कि भाई लो। हमने तो यहाँ तक के सुना कि भाई आप कव्वालों के मुँह से सुना कि भाई आप जो है अनीस साबरी को लेके बैठे हैं, तो उनका भी काम जो है थोड़ा सा क्या डाउन चल रहा है। किसका? दूसरे कव्वाल्स का। कौन से? अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमने तो सुना है। ऐसा किसी का नाम लेना पड़ेगा आपको, किसका डाउन चल रहा है? कोई तो डाउन नहीं चल रहा। हमारे जो कव्वाल है, जो हमारा एक जो बेल्ट है, अनीस भाई, जुनैद भाई, अनीस साहबी, जुनैद भाई और मुश्तबा भाई, ये तो सब ट्रेंडिंग कव्वाल है, टॉप में है। जो हमारा जो एक पूरा वो है, उसके अंदर मुश्तबा भाई, अभी नए आगे दिलशाद इरशाद साबरी, ये सब ट्रेंडिंग में। देखो, कव्वालों का किसी का काम डाउन नहीं है,
एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ पॉडकास्ट में, ऑडियंस के लिए भी क्लियर कर दूँ, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबके डेली प्रोग्राम है। अच्छा। पर इतना है कि किसी के कम है, किसी के छोटे मतलब कम बजट वाले प्रोग्राम है, किसी के हाई बजट वाले प्रोग्राम है। और रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो ऐसा किसी का उसके अंदर वो नहीं है। सभी गा रहे हैं, सभी परफॉर्म कर रहे हैं। पर इतना है कि जो सोशल मीडिया पे जिसका क्रेज़ है वो है ये 2-3 जो यंग सिंगर है, अनीस साबरी, जुनैद सुल्तानी, मुस्तफ़ा भाई, इनका क्रेज़ ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। तो प्रोग्राम अजीम भाई के भी उतने ही होते हैं। अच्छा। अजीम नाज़र साहब वो रेगुलर बुक है, आपको उनको डेट नहीं मिलेंगी जल्दी जल्दी, आप उनको फ़ोन करोगे। फिर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है आपके ऊपर? आरोप इसलिए लगे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। अभी पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ अनीस साबरी का डेली शो हो रहा है, नहीं। अनीस भाई का सीन ये है कि वो तो शोज कम करते हैं। अच्छा। हाँ, इधर उधर टाइम नहीं है उनके पास में। उनका ऐसा है, ये है कि अगर महीने में 30 दिन है तो उनके पास में 30 तारीख 90 शोज़ गा सकते हैं महीने में, इतने शोज़ हैं उनके पास में। इवन नागपुर से इंक्वायरी देखी जाए तो इतनी इंक्वायरीज़ है कि वो पूरी नहीं कर सकते। वो अगर नागपुर में गाना शुरू करते तो साल भर नागपुर में गाते रहे, इतने शोज़ हैं नागपुर में भी, आसपास में भी है। अच्छा। शो हर कवाल कर रहा है, हर सिंगर गा रहा है। पर इतना है कि इनका क्रेज़ है सोशल मीडिया पे, जो यंग सिंगर है 3-4, जुनैद सुल्तानी है, अनीस साबरी साहब और मुस्तफ़ा भाई, ये सब का जो है ये सोशल मीडिया पे यंगस्टर के अंदर में क्रेज़ है। तो इनके स्टेटस, इनकी रील्स वगैरह ज़्यादा दिखती रहती है। वरना शो हर कव्वाल के होते हैं, डेली हर कव्वाल बुक है। क्योंकि इंडिया में 1-2 कव्वाली थोड़ी होती है, 10 जगह थोड़ी होती है, हज़ारों जगह पे वो होती है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा एक दिन के अंदर में 10 जगह 15 जगह कव्वाली होती है। अच्छा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ शूट करें, सब बड़े शो रहता है। तो ऐसा वो नहीं है किसी का काम में ऐसा ठंडा और वो वाला सीन। आपकी नज़र में क्या अनीस साबरी कव्वाली गा रहे हैं? हाँ बिल्कुल गा रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं? क्यों नहीं गा रहे? किसी का गाना उठा ले रहे हैं, वो डिमांड है, गा दे। वो पब्लिक डिमांड है। अरे तो भाई कव्वाली को कव्वाली जैसे रखो ना। नहीं, वो पब्लिक डिमांड है। पब्लिक बोल रही है, अभी क्या मैं ये अल्फाज यूज़ करूँ, पब्लिक अगर कुछ बोल रही है और तो कव्वाल को वही करना है, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात, आप एक काम करने का एक दायरा होता है, एक कव्वाली का दायरा होता है, मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ उसका एक दायरा होता है जी, मैं उससे हटके अगर जाऊँ तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली लोगों को नागवार गुजरेंगी। देखो एक चीज़ आपको मैं शायद अभी इसके पहले बोला भी हूँ, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ। कव्वाल कोई भी हो, कोई भी कव्वाल हो, आप सबको उठा के देख लो, आप उनको बुलाओगे अपने यहाँ पे बुक करके प्रॉपर, तो आप जो बोलेंगे कव्वाल वो परफॉर्म करेगा। ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी गा देगा, आप बोलोगे कि कुछ भी गा दो तो कुछ भी नहीं। जो एक लिमिट में है ठीक है, गज़ल गीत वगैरह वो एक हद तक के ठीक है, लेकिन आप ऊट पटांग बोलोगे तो कोई कव्वाल नहीं गाने वाला। और मेन बात ये मैं ये बता रहा था कि हाँ, ये डिपेंड करता है सुनने वाले पे। अगर ऑडियंस खानगाई कलाम सुनना चाहती है तो आप बोलो अनीस साबरी साहब को खानका ही सुनाने, उनसे अच्छा कोई नहीं सुना पाएगा। जुनैद भाई को बोलो खानका ही सुनाने, तगड़ा सुना देंगे, आपकी तबीयत खुश कर देंगे। अब पब्लिक सुनने ही नहीं चाहती खानका तो वो क्या करेंगे? अब बड़े शो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बड़ा शो आप उठा के देख लो, कोई भी एक शो आप अज्यूम करो इसके अंदर में जो ट्रेंडिंग है एरिया का, वहाँ पे अगर कव्वाल खानका ही कलाम पड़ेगा, ऑडियंस बोर हो जाएंगी। ऑडियंस को नहीं सुनना चाहती अच्छी चीज़, ऑडियंस को धूम धड़ाका ये सब चाहिए। तो उसको आर्टिस्ट को तो अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। जिस चीज़ से दर्द मिले, ये कव्वाली है ये गज़ल है? ये तो गज़ल है, गीत है। मेरे हिसाब से तो गज़ल की कैटेगरी में भी नहीं आता। ये तो गीत है ना। तो ये स्टेज पे गा के ये लोगों को नचा रहे हैं, ये दरबार के सामने गा रहे हैं। ये पब्लिक सुनना चाहती है, ये आप पब्लिक को बोलो, ऑर्गेनाइजर्स को बोलो। और कव्वाल को मत बोल। नहीं, कव्वाल स्टेज पे है। एक बात बताइए, आप किसी को अगर हायर कर रहे हो, हाँ। ठीक है, या आपको कोई हायर कर रहा है, हाँ। ठीक है, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जिस तरह से मैंने बोला कि भाई हर चीज़ का, हर काम का दायरा होता है ना। हर काम का दायरा होता है। दरबार के सामने बैठ के गाना गा रहे हो, वहाँ पे फिर सबको समझना चाहिए। वो एक कव्वाल का थोड़ी उसके अंदर में इशू है। अब डिमांड है तो कव्वाल तो गाएगा। अच्छा, ये पब्लिक की डिमांड है ना। कव्वाल थोड़ी बोल रहा है कि जिस चीज़ से दर्द मिले सुनो। अच्छा, वो तो बहुत कुछ लेके आता है मटेरियल। कई शो में ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी से प्लान करके जाते हैं। अभी रिसेंट में एक शो हम करके आए, कुछ
5-6 दिन पहले। बहुत बड़ा शो है वो। शो में हमने सारा कंटेंट प्लान किया था। न्यू गज़ल, न्यू गरीब नवाज का कलाम, मनकबत, मौला अली का नया कलाम, अनीस भाई ने प्लान किया, जुनैद भाई ने प्लान किया, हमने सब पूरा, दिलशाद साहब, हम सब पूरा प्लान करके लेके गए। लेकिन वहाँ जैसा शो शुरू हुआ तो ऑडियंस को इरशाद साबरी अगर परफॉर्म कर रहे थे तो ऑडियंस को सिर्फ ताज वाले सुनना था। अच्छा। उसके अलावा कुछ सुना ही मत, बोला आप सिर्फ ताज वाले ही पढ़ोगे। दूसरे दिन अनीस साबरी साहब जब गाए तो जैसा वो स्टेज पे चढ़े बस दोस्ती 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 का भरोसा सुना। तो आर्टिस्ट क्या गाएगा, पब्लिक बोलती कि यही सुनाओ। आप भी बहुत सारे प्रोग्रामों में देखे कैसा पब्लिक चीखना शुरू कर देते कि ये सुनाओ। तो ये डिमांड होती है पब्लिक की, आर्टिस्ट को पूरी करना पड़ता है। अगर वहाँ पे बात नहीं माने तो वो थोड़ा गलत लगता है ऑर्गेनाइजर्स को भी कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, हमने पैसे दे के बुलाए। अच्छा, तो आर्टिस्ट वहाँ पे हायर करके आया हुआ है तो आर्टिस्ट को उनकी बात एक्सेप्ट करना पड़ती है। लेकिन फिर भी जितने भी आर्टिस्ट हैं ये लिमिट के बाहर नहीं जाते हैं। ये गीत वीत ठीक है, लेकिन ऐसे कोई जिसमें कुछ गलत वर्ड हो या वल्गैरिटी हो या कुछ कुफ्र हो, ऐसी चीज़ों में कोई भी आर्टिस्ट हो, कव्वाली का किसी कोई भी आर्टिस्ट ले लो आप, वो यहाँ पे इस लेवल पे नहीं जाता है। सब एक लिमिट में, दायरे में रहता है। गीत वगैरह ठीक है, लेकिन एक दायरे में रह के सुनते हैं। आपके नज़र में बेस्ट कव्वाल कौन है? सभी बेस्ट है। मैं एक का नाम, मतलब एक का तो किसी का ऐसा नाम नहीं ले सकता मैं, ऐसे बहुत सारे बेस्ट हैं। जैसे कि वही आप टॉप 3 आप जो अभी बस बना रहे थे वो तो वही बेस्ट है। नहीं देखो, ये तो है। इनके अलावा फरीद अयाज साहब है, उनको मैं सुनता हूँ, अच्छे हैं। असलम साबरी साहब है और बहुत सारे हैं। सलीम जनकार साहब है और खानकाई में बहुत सारे कव्वाल है। और यंगस्टर में जो है आप जो देखते रहते हैं, जुनैद भाई, अनीस भाई, ये सब चीज़ है। तो सभी अपनी अपनी जगह अच्छा है। वो डिपेंड करता है। देखो मेरा ऐसा टेस्ट है ना कि मुझे आज अगर किसी कव्वाली पसंद आ गई तो वो अच्छा लगता है, फिर कल किसी और की पसंद आ जाती है, तो मैं सुनते रहता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, आता ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है। चलिए बात शुरू है सित्तैन भाई के साथ। अब थोड़ा सा बड़ा उलझा रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी में जाना चाहते हैं कि सित्तैन रज़ा ताज मीडिया जी 11 लाख सब्सक्राइबर जी होने के बाद जी। ऐसा आरोप है लोगों का कि भाई आपने आपकी अदालत में लाके छोटे बिठा लोगों दिया। को आप छोड़ दिए और बड़े बड़े लोगों को अगर मैं सीधे तौर पे नाम लूँ तो प्यारे खान साहब से बहुत ज़्यादा करीबी हो गई आपकी। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने छोटे लोगों को किसी को छोड़ा हो और बड़े लोगों को मैं करीबी हो। देखो आप मेरे जो नज़दीकी लोग हैं आप उठा के देखो, जो लोग पुराने पहले से जिनसे ताल्लुकात है वो सबसे ताल्लुकात है। और अभी भी कोई छोटे बड़े इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मैं सबसे अच्छे से मिलता हूँ, सबसे ताल्लुकात मेंटेन करता हूँ। इंसान की वाइब मैच होनी चाहिए, छोटे बड़े इसी की बात नहीं होती इसमें कि ये छोटा है ये बड़ा है। इंसान की आपकी उसके साथ में वाइब मैच होनी चाहिए कि आपको इसके साथ में फ्रेश फील हो रहा है नहीं हो रहा है। काम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं नहीं, काम का भी नहीं है नहीं ना, हर चीज़ का। प्यारे खान साहब बाबा ताजुद्दीन दरगाह कमेटी के प्रेसिडेंट है। इतना बड़ा अभी जो है उर्स 103वां उर्स ऑर्गेनाइज किए, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कव्वाल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो बुलाते हैं। तो भाई अब हम उनके साथ लगे रहेंगे तो हमें भी काम धंधा मिलता रहेगा। वो देखो इस तरह की वाइब बोल रहे हैं ना? नहीं हाँ, ये वाइब से मुझे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ताजुद्दीन बाबा से जो निस्बत है वो तो सब कुछ है, ताज मीडिया उन्हीं का है। और प्यारे भाई की जो आप बात बोल रहे हो कि आपने बोला कि छोटे छोटे लोगों को छोड़ के बड़े बड़े लोग, तो ऐसा कुछ उसके अंदर है नहीं। प्यारे भाई से क्लोजनेस और उनसे इंस्पायर होने का रीज़न नहीं है कि वो शख्सियत ही वैसी है। अच्छा, हाँ, मेरा तो ये मानना है कि जो सोशल मीडिया पे देखना, दूर से देखना, नाम सुनना, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब इंसान उनसे पर्सनली मिलेगा और थोड़ी देर उनके पास में बैठ गया और जिस इंसान ने उनको जान लिया वो उनको कभी छोड़ नहीं सकता, उनका फ़ैन हो जाएगा। अच्छा, वो पर्सनैलिटी ऐसी है। मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे इंस्पायर भी हुआ हूँ, काम को लेके या एक पर्सनैलिटी को लेके, कि जो उनसे सीखने मिलती है।
और रही बात इसकी कि कोई फ़ायदे के यानी इसकी वजह से कि मुझे उनसे कोई फ़ायदा मिले, तो ऐसा नहीं है। मुझे बस उनसे कुछ सीखने मिले। अच्छा। हाँ, मैं इस बात से खुश होता हूँ या अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक इतना बड़ा आदमी हम्म जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा आदमी अगर हमको अपने करीब बिठाए या वैल्यू दे और गाइड करे, समझाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती काम दे। है? काम की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो ना सीधा सीधा। मैं अच्छा खासा मेरा चल रहा है सब चीज़ें, और उनका इस सब चीज़ों से मतलब मेरी फील्ड और उनकी फील्ड कम्प्लीटली डिफरेंट है। काम का कुछ लेना देना ही नहीं है। और मेरा ये पर्सनली हमेशा रहा है कि मैं किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, आप मेरा अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो मैं काम के लिए किसी से कभी वो नहीं किया हूँ, मतलब से रिश्ते मैंने किसी से नहीं बनाया। अच्छा। जी, मैं इनको दिल से मतलब फॉलो करता हूँ। वो एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अपने लाइफ में। बिल्कुल भाई। तो ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है। उन्हें देख के सीखने मिलता है बहुत कुछ उनके लाइफस्टाइल से। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं उनसे सीखा हूँ कि अभी मैं इतना सा हूँ, वो समंदर है बिजनेस वर्ल्ड में। तो इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद में भी वो कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कभी। अच्छा। जो मैंने इतना उनके करीब रह के जो जाना उनको, वो जो सुबह से उठते हैं तो रात के सोने तक उनका माइंड एक एक सेकंड के लिए अलर्ट होता है हर चीज़ में। अच्छा। हाँ, प्रोफेशनली 1 रुपए की लेजीनेस नहीं है उनके अंदर में। वो चीज़ मैंने देखा और फिर मैंने अपने ऊपर सोचा, मतलब यार तुम तो अभी इतने से हो सिप्तान और तुमको अभी से अलाली आ रही है, लेजीनेस आ रही है, और ये इनको देखो, ये इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद में जिनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी ऑटोमेशन पे सारी चीज़ें चल रही है। हाँ। फिर भी वो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा मतलब एक जुनून जो होता है ना इंसान के अंदर में, वो मैंने उनके अंदर देखा। तो ये सब चीज़ें सीखने मिलती है सामने वाले से। तो मैं इस वजह से, चाहे वो खान साहब हो या और भी उन तरीके, जैसे अनीस भाई की बात ले लो, अनीस भाई से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ मैं, या कोई भी और बात ले लो जो हमको अलग अलग सिटी में अलग अलग लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किए हैं बड़ा, उनको देख के सीखने मिलता है। हर किसी से हम फ़ायदे के लिए रिलेशन नहीं बना सकते, और वो फ़ायदे के जो रिलेशन होते हैं वो टिकते भी नहीं है ज़्यादा दिन। अच्छा। हाँ। शादी कब कर रहे हो यार? बहुत हो गया, अभी सक्सेस हो गए, अभी अच्छा खासा माशाल्लाह कमा रहे हैं, घर भी नया ले लिए है आपके अब्बू ने, तो अभी क्या चीज़ का इंतज़ार है कि मतलब 2-3 साल में कर लेंगे इंशाल्लाह। और 2-3 साल? अभी तो अभी उम्र ही क्या है मेरी, अभी अरे 27 साल का भी होने का हूँ अभी मैं। चलिए ठीक है, आपका इंशाल्लाह पर्सनल करेंगे शादी, डिसीजन। अगर करने चाहा तो ज़रूर शादी होगी। बिल्कुल। चलिए, ये काफ़ी कुछ चर्चा सिप्तैन भाई के साथ तो हो गई, अब थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, एंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवाल है। अभी तो 11 लाख सब्सक्राइबर आपके हो गए सिप्तैन भाई पिछले 6-7 साल में। जी। आने वाले 5 साल में आप ताज मीडिया को किस तरह से देखते हैं या कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 सालों में ऐसा कुछ फिक्स तो बोल नहीं सकते कहाँ देखते। ऐसा कुछ ऐसा प्लानिंग रहती है ना कि भाई अब मैं जो है मेरे फेवरेट कव्वाल के साथ एल्बम शूट कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ ऐसा कुछ करने वाला हूँ, कुछ रहती है प्लानिंग इंसान के पास? बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है, सब अपडेट मिलेंगी बहुत जल्द। और ये जो आप फेवरेट कव्वाल कर रहे हो ना, तो आप फेवरेट कव्वाल मत बोलो, आप भाई बोलो। अच्छा। हाँ, क्या बताते हैं? वो भाई जैसे है एक्चुअल में। और फेवरेट कव्वाल चलो आप बोल रहे हैं, पब्लिक भी बोलती है, तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ उनके बारे में। वो फेवरेट कव्वाल इसलिए है, वो सबसे करीब इसलिए है कि उनसे लॉयल्टी मिलती है। अच्छा। हाँ, जो कहीं ना कहीं मुझे अदर में कम मिली, बहुत कम लोगों में ऐसी मिलती है जो उनमें, जुनैद भाई में, इसमें मिलती। तो उस वजह से वो ज़्यादा करीबी होती है। आप ये इस बात को हर रिलेशन में जाके मतलब हर तरीके के रिलेशन में ले जा सकते हो, जहाँ से आपको ईमानदारी मिलेंगी, वफ़ादारी मिलेंगी, लॉयल्टी मिलेंगी, वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। मैं भी उनके साथ लॉयल हूँ, वो भी मेरे साथ लॉयल है।
और इसी वजह से ताज मीडिया और रईस अनीस साबरी की जोड़ी ने इंडिया में तूफान मचा के रखा है। क्या बात है, चलिए और आगे बढ़िए। आखिरी सवाल सिप्तान आपसे कि भाई बहुत से लोग अभी भी यूट्यूब करना चाहते हैं, बहुत से लोग चैनल बनाना चाहते हैं, क्या एडवाइस रहेगी उनको, क्या सजेशन रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए? नॉट ओनली फॉर कव्वाली चैनल, कोई भी कैटेगरी। जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, वो रेगुलर मेहनत करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, अच्छा कंटेंट बनाए, ऑथेंटिक कंटेंट बनाए। और कोई कव्वाली में आना चाहता है तो वो प्रॉपर परमिशंस के साथ में काम करे, अच्छा शूट करे और अच्छे कलाम डाले, व्यूज़ के लिए कुछ भी ना करे, जो रियल है वही चीज़ दिखाए और बस मेहनत करो। एक और बात कि डरने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर में, कॉपीराइट ये सब जो आप बोले कि इशूज़ आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, कुछ नहीं आता। अगर आप लीगल हो, आप ईमानदार हो, आपने सही काम किया तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरे साथ में होता है कभी कभी जो शरारती कुछ होते हैं वो करते हैं कंप्लेंट या कुछ कॉपीराइट वगैरह या छेड़खानी टाइप करने, तो उस सभी चीज़ों को मैं लीगली लेता हूँ। अच्छा। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरा ही ऑडियो लेकर उसको रजिस्टर करवा के मुझ पे ही वो कर दिया, कंटेंट आईडी करवा दिया। अच्छा। तो मैं तो सीधा उसके ऊपर मैं केस फाइल कर दिया था 2 दिन के अंदर में, फिर राइट हो गए। ऐसा 3-4 बार हुआ मेरे साथ में। जो करते आप लीगल होना चाहिए, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर परमिशंस होनी चाहिए सारी चीज़ों की, सिंगर से, ऑर्गेनाइज़र से, सारी चीज़ों से, सारे लोगों से आपको अगर प्रॉपर परमिशंस है, आप लीगल काम किए हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यूट्यूब को दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तान भाई, आप आए, रात के 2:15 बज रहे हैं, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, काफ़ी मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा भी हुआ। कैसा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। इन्होंने बड़ा एकदम टफ वाला पॉडकास्ट कर लिए, गला सुखा दिया इन्होंने मेरा। हाँ, कुछ हमारे दर्शकों के लिए एडवाइस? आप एनजीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नागपुर के अंदर में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, कुछ बड़े न्यूज़ चैनल को छोड़ के जो स्टार्टअप न्यूज़ चैनल है जितने भी सोशल मीडिया वाले, उनमें मुझे एनजीपी न्यूज़ का काम सबसे अच्छा लगता है। ये मैं कैमरे पे मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनको बहुत पहले ही बोल चुका हूँ कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हो ये स्टैंडर्ड काम है। आपके थंबनेल, आपके वीडियोज़, आपकी एडिटिंग सिंपल होती है, अच्छी होती है और इसी तरीके का कंटेंट सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तो एनजीपी न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे ज़ीशान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करो और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना बिल्कुल चाहिए। तो इनको आगे बढ़ाओ। और आज इन्होंने तो सही में हालात टाइट कर दिया, ऐसे ऐसे ये वो लेके आ रहे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ में। खैर मज़ा आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तान भाई आपके टाइम के लिए। तो दोस्तों और भी इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्स का ऐसे का पॉडकास्ट लेना चाहिए जो हाँ ऑब्वियसली हमारे रीच में हो, हम जिससे कांटेक्ट कर सके, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि भाई हाँ इसका पॉडकास्ट लेना चाहिए या इसके साथ, इस सेलिब्रिटी के साथ या फिर इस थोड़ा सा लोकल लेवल पे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए, इसी तरह की और पॉडकास्ट के लिए, शोज़ के लिए, वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एनजीपी न्यूज़ के साथ। आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप जाकर एनजीपी न्यूज़ सर्च करेंगे तो वहाँ भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।